बीजेपी के थीम सॉन्ग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी की ओर से चुनावी थीम सॉन्ग को लॉन्च कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये चुनावी थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया है और इसकी टैगलाइन की बात करें तो कहा गया है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। चुनावी थीम में सरकार के काम पर फोकस रखा गया। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नामों को चुनकर लाया, नामों ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर जवान और हर किसान को भारत के माथे का तिलक बनाया, कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया। विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। आइए समझते हैं कि बीजेपी के 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया उसमें खास क्या कुछ है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तस्वीरें बीजेपी की ओर से ये थीम सॉन्ग का जो वीडियो है वो लॉन्च किया गया और इसकी खास बातें आपके सामने 2014 की तस्वीर पेश की गई है। हाल बेहाल देश की बानगी दिखाई गई है कि 2014 तक देश कहता था और उसके बाद ये तस्वीर बदली। जनहित, सत्ता में आते ही जनहित को सबसे ऊपर रखा मोदी सरकार ने, ये बताने की कोशिश इस थीम सॉन्ग के जरिए की गई है। राष्ट्रवाद, देश को मास समझकर काम को आगे बढ़ाया, ये भी दर्शाया गया है बीजेपी के इस थीम सॉन्ग में। करप्शन, भ्रष्टाचारियों के थर थर कांपने का जिक्र इस थीम सॉन्ग में किया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र यहाँ पर किया गया। विकसित भारत को लेकर जमीन से आसमान तक उपलब्धियां जो है वो बताई गई है, गिनाई गई है इस थीम सॉन्ग के जरिए। तो बीजेपी के थीम सॉन्ग को आपके सामने हम डिकोड कर रहे हैं और बताने की कोशिश है कि इस वीडियो में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। इस थीम सॉन्ग में किसानों की बात कही गई है, इन्हें मान सम्मान देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, ये बताने की कोशिश की गई है। नौजवानों की बात की गई है, जहां युवाओं के लिए मोदी की गारंटी का जिक्र भी इस थीम सॉन्ग में किया गया है। इसके अलावा वैश्विक पहचान को लेकर भी थीम सॉन्ग में जिक्र किया गया है। दुनिया में देश का नाम शिखर पर पहुंचाया और इसीलिए मोदी को चुनते हैं इस थीम सॉन्ग में टैगलाइन दी गई है। वीडियो के आखिर में प्रभु राम के आगे साष्टांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है। तो रामलला को लेकर, राम मंदिर को लेकर बीजेपी का जो वादा था उसे भी यहां पर दर्शाया गया है। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जहां चुनावी थीम जारी कर दिया, इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, इस थीम सॉन्ग में उन तमाम मुद्दों को गिनाया गया है, उन तमाम उपलब्धियों को गिनाया गया है जो बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान हासिल की हैं और आगे क्या कुछ करना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रोड मैप क्लियर किया गया। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए आज जब थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया तो उसका समय देखिए कि किस समय लॉन्च किया गया, जब नए मतदाताओं से इंटरेक्ट करने जा रहे थे प्रधानमंत्री, उसी बीच ये थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। और प्रधानमंत्री ने जो बार बार कहा है कि युवा, किसान, महिला और गरीब चार उनके विकास के केंद्र बिंदु में हैं और उसको ही बीच में रखकर ये पूरा थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। और जिन जवानों से इंटरेक्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री, उसमें इस थीम सॉन्ग को लेकर आगे की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा
कि 2047 तक बीजेपी इस देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहती है और हमने एक टारगेट फिक्स किया है। 2047 तक देश कहाँ जाएगा ये आपको तय करना है। उन्होंने एक और बात महत्वपूर्ण कही कि ये जब देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1947 से 25 साल पहले, युवकों ने देश को एक दिशा दिया था और आज फिर युवकों को एक दिशा देने का समय है कि हमको देश को कहाँ लेके जाना है। इसी के इर्द गिर्द ये पूरा थीम सॉन्ग भी है और प्रधानमंत्री जानते हैं कि युवाओं की कितनी बड़ी भागीदारी चुनाव में होती है, उसके साथ ही महिलाओं को, किसानों को और इन तमाम मुद्दों पर इसीलिए हम देख रहे हैं साफ तौर पर फोकस भी नजर आ रहा है। आमोद, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जहां चुनावी थीम सॉन्ग जारी किया है, वहीं पीएम मोदी आज से चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी आज बुलंदशहर में बड़ी रैली करने वाले हैं। पश्चिमी यूपी को पीएम आज 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो 2024 का रण किस तरीके से तैयार हो चुका है, ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मीठा करने का काम ये मेरा बुलंदशहर और ये पूरा इलाका करता था। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का यूपी दौरा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूपी के बुलंदशहर में पीएम मोदी की जनसभा भी होगी। दोपहर करीब 2 बजे जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की इस दौरान शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी। हरी झंडी दिखाई जाएगी। तमाम परियोजनाओं को आज खुर्जा रेवाड़ी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो आइए आप पीएम की बुलंदशहर की आज की रैली और पश्चिम यूपी से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने इकट्ठा की है, तो इसको समझिए। मिशन 80 का पश्चिमी यूपी फैक्टर आज बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। 2014 में यहीं की थी पहली चुनावी रैली। 2014 में यूपी में अकेले 71 सीटें जीत ली थी। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिमी यूपी का यह फैक्टर। 2014 में पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। आज बुलंदशहर में पीएम मोदी होने वाले। 2019 में पश्चिमी यूपी में 14 में से 7 सीटें ही मिली, इसलिए इस जगह पर फोकस बहुत ज्यादा रहने वाला है। इस बार यूपी में 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है बीजेपी। मिशन 80 के लिए पश्चिमी यूपी बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी का गढ़ माना जाता है पश्चिमी यूपी को। एसपी-आरएलडी गठबंधन की भी यहां पर इसी के मद्देनजर मजबूत तैयारी देखी जा सकती है। जाट वोटर्स के प्रभाव वाला यह पूरा इलाका है पश्चिमी यूपी का बुलंदशहर, जहां प्रधानमंत्री मोदी होने वाले हैं। पड़ोसी राज्यों के जाट वोट पर भी ऐसे में माना जा रहा है कि नजर बनी रहेगी। कुछ और जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, बुलंदशहर से जीत की बुलंदी। 2014 की तस्वीरें, जहां पर इसी इलाके से शुरुआत की गई थी। चुनावी शंखनाद हुआ था 2014 में इसी पश्चिमी यूपी के इलाके से, और अब 2024 पर नजर है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी इस बार 2024 का शंखनाद भी यहीं से करने वाले हैं। आइए रुक कर लेते हैं। आमोद राय हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कितना क्रूशियल, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिमी यूपी का ये पूरा इलाका, जरा दर्शकों को समझाइए आमोद। देखिए प्रतिमा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने की ये पहली आज रैली है और उन्होंने जगह जो चुना है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के दिल के करीब सदा से है। 2014 में भी उन्होंने चुनावी शंखनाद की शुरुआत यहीं से की थी। 19 में भी जेवर से उन्होंने किया था और इस बार 24 में भी वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूरा इस इलाके के 14 लोकसभा सीटों को प्रभाव जाता है। लिहाजा प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि बुलंदशहर के आसपास जब भी वो भाषण देते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी जिले हैं, जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि बीजेपी का परफॉर्मेंस 2019 में उतना बेहतर नहीं रहा था। इन क्षेत्रों में सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी। 6 सीटें जो है विपक्षी दलों के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि 14 के 14 सीट वो जीते और इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री पहली बार चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं और उसके लिए बुलंदशहर में ही उन्होंने चुना है उस जगह को और वहीं से अपने कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं आज।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आमोद राय दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमोद। लगातार आप नजर बनाए रखें तो पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। एक एक अपडेट TV9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात है, कहना अरविंद केजरीवाल का। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, आज हमारा समाज बटा हुआ है, ये भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। राम राज्य से प्रेरणा लेकर दिल्ली में सरकार चलाई है, तमाम महत्वपूर्ण काम किए। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। आज हमारा समाज जाति के आधार पर पूरा बटा हुआ है। जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन आज तक कभी नहीं हुआ। तो राम राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक दुख किसी को नहीं होते। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, नीतियों के हिसाब से प्रेम से रहते हैं, प्रीति से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान राम के समय में सब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। और अब बात कर लेते हैं रामलला के दर्शन को आतुर भक्तों की। अयोध्या में आज रामलला के दर्शन का तीसरा दिन है। 2 दिन में 7 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। अब भक्त सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से भक्त आतुर है रामलला के दर्शन को। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में आज तीसरे दिन रामलला के दर्शन हो रहे हैं। आज भी सुबह से जुटे हैं हजारों श्रद्धालु जिन्हें रामलला के दर्शन करने हैं। 2 दिन में 7 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। सुरक्षा और व्यवस्था संभालने के लिए भारी सुरक्षा बल मंदिर परिसर के आसपास मौजूद है। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन भक्तों का रेला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह से प्रशासन को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन अलग अलग तरीके से व्यवस्था करने में जुटी है। अभी जो ये मुख्य सड़क है लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर की ओर आती है, उस सड़क पे भी अभी भी डाइवर्जन है और लोगों को आने जाने पे, गाड़ियों के साथ आने जाने पे पाबंदी है। हनुमानगढ़ी के पास बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बैरिकेड्स के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ स्पेशल व्हीकल को ही, खास करके जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए व्हीकल हैं, उन्हीं को आने जाने की इजाज़त है। उसके अलावा किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे भक्त वगैरह हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? भोपाल। दर्शन हो गए? अभी जा रहे हैं दर्शन करने। अच्छा, कैसी व्यवस्था लग रही है सिक्योरिटी? बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, भव्य, एकदम भव्य। भगवान के दरबार की व्यवस्था एकदम भव्य। हम लोग श्रमदान करने के लिए आए, सेवा भी आए, संघ के ही सब स्वयं सेवक हैं। जय राम जय जय राम के नारों के साथ भक्तजन आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि भीड़ बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इसके बीच नियंत्रित करने का काम भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रॉपर डाइवर्जन और तमाम तरह की चीजें यहाँ पे अयोध्या में दिख रही है। और अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में राहुल गांधी ने इस दौरान बयान भी दिया है। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया एक साथ मिलकर लड़ेगा, अन्याय के खिलाफ इंडिया की लड़ाई है, ये कहना राहुल गांधी का।
स्टोरी है। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं, आपके साथ मिलकर खड़े होने आए हैं। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। आप सबका दिल से। और इस बीच राहुल गांधी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से अटैक किया है। लोकसभा चुनाव के बाद होगी गिरफ्तारी, ये कहना असम के मुख्यमंत्री का। राहुल गांधी के स्टोव वाला बयान जारी कर तंज भी कसा गया हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से। एरेस्ट आमी लोकसभा इलेक्शनर पिছত करिम, एतिया करिले मानुहे आरो पॉलिटिकल एटा पॉलिटिसाइज हबो। लोकसभा केसটো हल, एतिया SIT इनभेस्टिगेशन करिब आरो जिबिलाक प्रमाण आमार सन्मुखत आछे। कालितो गुवाहाटीत बहुत डाঙर घटना हलहेतेन, जी धरणे तेও बेरिकेड भाঙार बारे उत्साह जोगाइছিলে। गतिके आमी समयत लोकसभा इलेक्शनर आगते आमी बर बेছি नकरो, कारण अসমत आमी एने जिकी आसो आरो यात बर बेছি पॉलिटिकल हुलस्थुल करी लाभ ना, शांतिपूर्ण भावे राज्यखन থাকিলেই ভাল आमार। आइए इस बीच रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, चूंकि ये जो यात्रा है पूरी ये पश्चिम बंगाल में दाखिल हो चुकी है और इस बीच राहुल गांधी का वो बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया एक होकर लड़ेगा। हालांकि बयान यहाँ पर अलग अलग सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी के रुख कुछ और नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। ये 12वां दिन है। असम से इस यात्रा ने बंगाल के कूच बिहार में प्रवेश किया है और वहां राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। ये एक बड़ा बयान है क्योंकि कल ही ममता बनर्जी ने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगी। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए चुनौती है कि भारत जोड़ने की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को कैसे जोड़ करके रखना है, क्योंकि पंजाब से एक आवाज़ आम आदमी पार्टी की आ रही है। हालांकि वहाँ कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं हमको अलग लड़ना है। तो क्या वहाँ केरल की तर्ज पर जैसे लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी के साथ होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके से सीटों को लेकर आपस में खटास है, और सबसे बड़ी बात अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी के साथ इस बस में मौजूद हैं, उन्होंने अगवानी की है। तो उनकी बयानबाजी को लेकर भी ममता नाराज हैं। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार टच में है ममता बनर्जी की और कोशिश की जा रही है उनको मनाने की, बीच का रास्ता निकालने की। तभी जयराम रमेश ने कहा कि ममता के बिना इंडिया की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कांग्रेस की ओर से बार बार कोशिश की जा रही है कि पूरे मामले में खटास न बढ़े, एक रिश्ता कायम हो। लेकिन अहम बात यह है कि 12वें दिन बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। अब जब दोबारा वो 28 तारीख को यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के न्योते पर इस यात्रा में शामिल होंगे, ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी तरफ से यहाँ रखा गया कि ममता बनर्जी का रुख नरम पड़ता है या नहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद, वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत फिलहाल इस जानकारी के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं आया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश ने मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया था, मंत्रियों से बातचीत करना चाहते थे नीतीश, तो कोई बड़ा प्रस्ताव इसमें नहीं आया है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए रुपेश कुमार। रुपेश, क्या कुछ और जानकारी इस बैठक को लेकर मिल पा रही है? देखिए, बेहद अहम सवाल है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई। वो कैबिनेट की बैठक हुई जो पहले एक बार रद्द कर दी गई थी, और एक बार कैबिनेट की बैठक रद्द होने के बाद आज बहुप्रतीक्षित एक तरह से कहें तो कैबिनेट की बैठक हुई। और ये कैबिनेट की बैठक बेहद रहस्यमयी है, क्योंकि इस बैठक में एक भी प्रस्ताव नहीं आया। जब भी किसी सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है उसमें कैबिनेट के समक्ष विचारार्थ कई प्रस्ताव होते हैं, कई मुद्दे प्रस्ताव की शक्ल में आते हैं। लेकिन दो कैबिनेट के मंत्री जब बाहर निकले, सुमित कुमार सिंह और मुरारी गौतम जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, दोनों ने एक ही बात अलग अलग कही कि कोई भी प्रस्ताव कैबिनेट के सामने विचार के लिए आज नहीं आया था। नीतीश कुमार ने अपने तमाम मंत्रियों को बुलाया था कुछ मुद्दों पर गहन विचार विमर्श के लिए। अब किन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है? क्या बिहार में जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उसी तरह से क्या नीतीश कुमार ने उसकी तैयारी बाजाब्ता आज संवैधानिक रूप से शुरू कर दी है? क्या अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ उन मुद्दों पर विचार हुआ है कि सरकार के सामने या नीतीश कुमार जो फैसले
लेने वाले हैं या लेने का मन बना रहे हैं, या सियासी जो स्थितियां बन रही है, क्या उन पर विचार के लिए अपने कैबिनेट के सहयोगियों की भी मंशा ले रहे हैं? तमाम तरह के सवाल हैं और ये सवाल अनुत्तरित हैं। अनुत्तरित इसलिए क्योंकि सियासी गलियारे की चर्चा निकलकर अब सरकार के दरवाजे तक आ गई है, यानी कि सचिवालय के पास तक आ गई है। और सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। पहले ये चर्चा थी कि मुख्यमंत्री अपने आवास में ही कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं। अगर आवास में कैबिनेट की बैठक होगी, महत्वपूर्ण है आपकी तरफ से कहा गया कि जो बैठक हुई है उसको लेकर अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस बैठक का एजेंडा क्या था, कोई प्रस्ताव चूंकि सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बढ़ते आगे हमारी खास कवरेज का रुख कर लेते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और TV9 भारतवर्ष की राम मंदिर को लेकर राजधानी दिल्ली में विशेष मुहिम भी जारी है, जिसमें हर रोज हम आपको दिल्ली के अलग अलग मंदिरों से राम भक्तों के मन की बात सुना रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली के पश्चिम विहार के श्री राम मंदिर में मौजूद है। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। जी हाँ, तो दिल्ली के पश्चिम बिहार के ब्लॉक 1 में आज हम मौजूद हैं, राम मंदिर में मौजूद हैं। और यहाँ देखिए भगवान राम का दरबार इस वक्त सजा हुआ है और यहाँ पर भक्त भगवान राम की भजन पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मौका खास है क्योंकि एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, वहीं दिल्ली में हर्षोल्लास है। दिल्ली में दिवाली मनी और यह उत्सव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम अपने इस कार्यक्रम दिल्ली के धाम जय श्री राम के तहत और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने उस क्षण कैसा महसूस किया, उनके भाव क्या थे, उनके मन में क्या चल रहा है, दिल्ली के दिल में क्या चल रहा है। तो आज पश्चिम बिहार के इस राम मंदिर से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप सबने देखा इसको, क्या महसूस हुआ, क्या भाव थे आप सभी के? हमारा, और मैं चाहूंगा कि भजन रुके नहीं। हमारा तो फिर रोना निकल गया था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज 500 सालों से हम इस बात का इंतजार करते आ रहे थे कि कब हमारे रामलला, कब हमारे प्रभु हमारे बीच आएंगे, दोबारा अयोध्या में विराजमान होंगे। हमारे उस टाइम इतने भावपूर्ण हो गया था कि हम बता नहीं सकते। हमारे सबके, हम सब पूरा परिवार बैठ के देख रहा था, सभी लगभग फूट फूट कर रो रहे थे कि ये ऐसा अवसर इतने सालों बाद जो हमें देखने को मिला है। पता नहीं हमारे कितने पुण्य किए होंगे जो हम लोगों ने, जो हमें ये मिल गया देखने को। आगे पीढ़ियाँ कब देखेंगी, कब देखेंगी ये इसको। 500 साल से इस बात का इंतजार हो रहा था। हर तरफ यही बात कही जाए कि 500 साल के संघर्ष और प्रतीक्षा का अंत हुआ और रामलला अपने स्थान पर विराजमान। हम आपको कह नहीं सकते। पहली बात तो मैं आपके सौजन्य से हर हिंदुस्तानी का जय श्री राम जोर से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर बंदा बोले। हमारे जो हमारे बाप दादा कहते थे, हमने बहुत सस्ता टाइम देखा, हमने अपने टाइम में वो टाइम देख लिया कि भगवान ये 500 साल की तमन्ना, हमारा इंतजार हमारा ख़त्म हो गया। मोदी साहब जैसा बंदा, कोई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आप ऐसा नेता दिखा दें, कोई ऐसा बंदा दिखा दें, ऐसा संत दिखा दें जिसने मोदी ऐसा काम किया हो। ये प्राइम मिनिस्टर, ये अनोखा भगवान के खुद भेजा हुआ बंदा है, इसने हमारे सारे जिंदगी के भाग बदल दिए। तो जब रामलला के बाल स्वरूप के पहले दर्शन हुए तो मन में क्या भाव आए? देखिए आप दिल्ली में हैं, लेकिन अयोध्या में दिल्ली का दिल उस समय बसा हुआ था। हम तो दिल्ली के लोगों से यही सुन रहे थे, आप क्या कहें? हम दिल्ली में रहते हुए भी अयोध्या का सारा प्रोग्राम देख के इतने प्रसन्न हुए जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। कई सालों की प्रतीक्षा हमारी जो है वो अब पूरी हुई है और हमारे कई भाइयों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनकी स्मृति आज पूरी हुई है। हम उनकी खुशी में खुशी रखते हैं और भगवान श्री राम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोदी साहब, देश और दिल्ली में दिवाली मनाई गई, 22 दिवाली में पटाखे चढ़े हैं, दिए लगे हैं, सब कुछ है, लड़ियाँ लगी हैं, दरवाजे पे सब काम गए, लाइटें लगी हैं, घर के बाहर के दिए जले हैं, मंदिरों में लाइटें जली हैं, दिए जले हैं, सब काम हुआ, दिवाली मनाई है। बस। तो आपने कैसा महसूस किया? आपने तो सब कुछ देखा होगा अपने जीवन। बहुत अच्छा, अपनी जिंदगी में देखा, बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा देखा, पहली बार देखा ऐसा। दिवाली को देखते इस बार भी पहली बार दिवाली से भी ज्यादा देखा। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे ही बात करें। देखिए भजन चल रहा है और राम भजन में लीन है सभी। आप कुछ कहना चाहेंगी? भजन तो पूरे दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली का दिल अयोध्या में ऐसा लग रहा है बसा हुआ। दिल्ली का दिल अयोध्या में कहिए या दिल्ली का दिल राममय हो गया है इस समय पे, और सिर्फ राम और राम। र से कहिए तो राधा और म से माधव, राधा माधव कहिए या राम कहिए, लेकिन अयोध्या एक ऐसा हमारा स्वप्न
या यूँ कहिए कि हमारे दिल की धड़कन थी जो अब जो हमें वापस मिल गए इतने वर्षों के पश्चात। कुछ कहना श्री राम। कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस। अब हमें तो लग रहा है कि हर दिन उत्सव हो रहा है। हाँ, हर दिन उत्सव हो रहा है, हर दिन दिवाली हो रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत लोग कह रहे थे कि कल्पना नहीं किया था कि अपने जीवन में ये देख पाएंगे। बहुत अच्छा लगा, हमें लगा ही नहीं था कि रामलला का मंदिर बनेगा। ये तो मोदी जी के अथक प्रयासों से मंदिर बन गया। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो जब पहली बार रामलला के दर्शन हुए, जब उनका मुख देखा तो क्या मन में लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, मेरे जन्मों के पाप धुल गए भगवान के दर्शन करके। लोग अलग अलग तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कुछ हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, राम मंदिर बना है, बड़ी खुशी है हमारे को कि हमारा भी मंदिर ऐसे ही बना था जैसे राम मंदिर बनता। हाँ, कुछ कहना चाहते सर? 500 साल की जो दिल की इच्छा थी वो ऐसे पूरी हो गई, पूरे भाव विवल हो गए हम लोग और टीवी के सामने से हटे नहीं जब तक पूरी की पूरी प्राण प्रतिष्ठा की जो समारोह था वो संपन्न नहीं है। श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी को जाएगा, क्योंकि अगर वो है तो मंदिर है। ये कह रहे हैं कि श्रेय प्रधानमंत्री को जाएगा, ये जो कुछ भी हुआ। श्रेय प्रधानमंत्री को नहीं जाएगा, ये मोदी साहब को जाएगा। मोदी साहब इंसान भगवान के पुजारी हैं, प्रधानमंत्री नाम हटा दो। कितने प्रधानमंत्री पहले आए, सब बैठ बैठ सीटों कन्या करके चले गए, किसी ने ऐसा काम नहीं उठाया। जो सब पर्यटन उठाया था, अगले ने कहा था मैं अयोध्या तब जाऊंगा जब मेरे भगवान राम वहाँ पर विराज। आप अयोध्या जा रहे हैं? अब हम जाएंगे, बहुत जल्दी तैयारी करेंगे, अभी रश है। हुई है, हम जा रहे हैं, बहुत जल्द जा रहे हैं। हम 30 तारीख को अयोध्या के लिए जा रहे हैं। मैं है, लांबा साहब है, गुप्ता जी है, सब 30 तारीख को जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारी बुकिंग हो चुकी है। 2 तारीख को वापसी है। हम तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पता नहीं कितने वर्षों बाद ऐसा एक भगवान रूपी इंसान जो हमारे को भारतवर्ष को मिला है, जिसने एक काम करके दिखाया है। इतने सालों से कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई गए, एक इंसान ने पूरे हिंदुस्तान की भविष्य। मैं कहना चाह कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। राम सिया राम जय जय राम राम। धुन और जरा ढोलक की तरफ भी हम चलेंगे। देखिए, ढोलक की थाप पर भी जय श्री राम चल रहा है, ढोलक की थाप पे भी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात आपसे पूछनी थी मुझे कि दिल्ली में तो हर तरफ हम देख रहे हैं उत्सव है, तो क्या ये अब मान लिया जाए कि अब साल में 2 दिवाली मनेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली 22 जनवरी को भी दिवाली बनेगी। अब ये वाली दिवाली फिक्स हो गई? फिक्स हो गई, फिक्स। ये अब इधर ना उधर फिक्स है, अब इसकी डेट फिक्स है, ये तारीख आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग कह रहे थे कि ऐसी तारीख आएगी नहीं, कौन तारीख बताएगा? अब तो ये तारीख आ गई। अब तो आ चुकी है अब तो 22 जनवरी तारीख फिक्स हो चुकी है। फिक्स हो चुकी है। देखिए 22 जनवरी दिवाली मनाएगी, राम नाम की दिवाली दुनिया मनाएगी 22 जनवरी को। हो गया है, हो गया है। 22 जनवरी को राम नाम से दिवाली मनाई जाएगी, ये तो अब सभी कह रहे हैं। देखिए, ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं आया। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश ने मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया था। मंत्रियों से बातचीत करना चाहते थे नीतीश कुमार।